आगे बढ़ेंगे, गोल्ड पर वापस से आते हैं क्योंकि उसी पर आज चर्चा हो रही है। मैम अगर एक्सपेंस रेशो और ब्रोकरेज फीस की अगर मैं बात करूं तो मैम कितना अंतर पड़ता है अगर फंड्स और ईटीएफ को कंपेयर करें तो? डेफिनेटली ईटीएफ एक सस्ता विकल्प है, और जो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड फंड्स में करते हैं उसमें जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं फंड हाउसेस के, और थोड़ा ट्रैकिंग एरर भी होता है क्योंकि फंड हाउसेस को थोड़ा कैश हमेशा रखना पड़ता है रिडम्पशन प्रेशर्स के लिए, तो उस वजह से थोड़ा रिटर्न्स में भी फर्क आता है। तो एक्सपेंस वाइज और रिटर्न वाइज दोनों तरफ ईटीएफ ज़्यादा स्कोर करते हैं, और जो एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनीज के हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो अप टू 1% जाता है, और वहीं ईटीएफ का बिटवीन 40 to 50 बिप्स है, और इधर 1% के आसपास इनके अलग अलग एएमसी के अलग अलग, बट इन द रेंज ऑफ 1% इनका खर्चा, बिकॉज ये एक पैसिव फंड है। यहाँ कोई फंड मैनेजर की बहुत सारी रणनीति नहीं चलती है, कोई बहुत रिसर्च नहीं होती है, बिकॉज अंडरलाइन जो इंस्ट्रूमेंट है वो गोल्ड है। तो उस हिसाब से जो थोड़ा बहुत चेंजेस इन एक्सपेंस रेशियो है वो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईटीएफ। बिल्कुल, गोल्ड ईटीएफ में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गोल्ड फंड में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईटीएफ। ये बात निकल कर आती है और क्लैरिटी मिलती है कि एक्सपेंस रेशियो जो होते हैं और ब्रोकरेज शुल्क जो होता है वो कितना कितना एक तरह से उसमें निकल सकता है। सर इस बीच मैम इस बीच मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अगर इनिशियल स्टार्टिंग निवेश करना चाह रहा है गोल्ड एज एन कमोडिटी में, तो उसके लिए अगर देखा जाए तो फिर ईटीएफ ऑप्शन एज एन सही रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर उसको फंड की तरफ जाना चाहिए, या फिर दूसरे डिजिटल गोल्ड में भी वो जा सकता है? डेफिनेटली कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। अगर आपके पास छोटी रकम है और आप थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर करना चाहते हैं कि आप जैसे आपने बताया कि एकदम शुरुआती निवेशक है और थोड़ा थोड़ा शुरू करना चाहते हैं, तो आई थिंक म्यूचुअल फंड से बेहतर कोई रास्ता नहीं होगा, बिकॉज उसमें आप छोटी रकम में भी निवेश कर सकते हैं। ईटीएफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, क्लाइंट्स फिर उसमें निवेशक उसमें अपना ट्रस्ट एंड फेथ उन्हें इट्स लिटिल टेक्निकल। तो मुझे लगता है शुरुआती के लिए आप गोल्ड म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं, हालांकि इफ़ यू आर अक्वेंटेड विद द डीमैट एंड हाउ इट वर्क्स तो आप ईटीएफ से भी ले सकते हैं। बट ईटीएफ में आप जो है वो अपने आप से उसके अंदर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज आप फंड ऑफ फंड्स के थ्रू ईटीएफ में ले सकते हैं। ठीक है मैम, चलिए तो बात हो गई निवेश की। लगातार हम बात कर रहे हैं, कहाँ निवेश बेहतर होगा, नए इन्वेस्टर हैं तो कहाँ पर जाएं, इसके अलावा अच्छा रिटर्न चाहते हैं, एक्सपेंस रेशो कम चाहिए तो किस तरीके से गोल्ड में निवेश किया जा सकता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी टैक्सेशन की, क्योंकि ये भी मुझे लगता है एक ज़रूरी पॉइंट है। जब भी आप कहीं निवेश करते हैं तो इस पॉइंट को दिमाग में रखकर ज़रूर चलिए, क्योंकि जब आपके निवेश की वैल्यू जो है क्रिएट होगी तो फिर टैक्स उस पर लगेगा जो आप ही को देना है। मैम टैक्सेशन में हाल ही में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, अगर आप ये बता पाएं तो हमें, और उनका किस तरीके से असर उन लोगों पे पड़ेगा जो निवेश कर रहे हैं गोल्ड में? देखिए, हमारी जो टैक्स की रणनीति है वो धीरे धीरे बहुत फ्रेंडली हो रही है, इन्वेस्टर फ्रेंडली हो रही है। तो पहले लॉन्ग टर्म, जैसे हमें सभी को पता है कि ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो कैटेगरी है, मगर जो लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड है वो हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग है। इक्विटी में 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म माना जाता है, डेट में अब 2 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म माना जाता है, वहीं प्रॉपर्टीज का पहले 3 साल लॉन्ग पीरियड माना जाता है। तो गोल्ड को इक्विटी के साथ मैच करने की कोशिश करी गई है आफ्टर 2025 अप्रैल 2025। तो इसमें अब सेम जैसे हम इक्विटी में देखते हैं कि 1 साल तक आप उसमें निवेशित रहते हैं तो वो अंदर रिडीम करते हैं। 1 साल तक अगर रिडीम करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 1 साल के बाद करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5% से आपको टैक्स लगेगा ऑन द गेन विदाउट इंडेक्सेशन। अभी इंडेक्सेशन को हटा दिया गया है। और वही अगर शॉर्ट टर्म में बिफोर 1 ईयर, यानी आपने खरीदा और 1 साल के अंदर उसे बेचा, तो आपको एज पर योर टैक्स स्लैब, यानी आप जो भी स्लैब में, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में है तो आप 30% टैक्स भरेंगे, 20 में है तो 20, 10 में है तो 10। सो डिपेंडिंग अपॉन योर टैक्स स्लैब आपको टैक्सेशन की लायबिलिटी आएगी।